नमस्कार सभी को। चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैप्टर 1 ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हमने कवर कर लिया है। ये पार्ट 2 है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, और पहले वो देख लेना तभी इसकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हो क्या रहा है, असर क्या पड़ा इसका आने से, ठीक। आफ्टर मत कह सकते हैं, या उसके बाद क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, या अगर बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए तो तुमने किसी के कान पे घंटा तो मार दिया है, अब होगा क्या, अब तुम्हारी फील्डिंग लगेगी या जो भी हो। तो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन हैज कॉज्ड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये ग्लोबल है। देयर हैज बीन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। यही चैप्टर की जान है आधी। आधी इसलिए क्योंकि एक इंडिया का क्वेश्चन और आता है, इनके और उनके अलावा ग्लोबलाइजेशन से शायद ही कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे एग्जाम आने तक। तो पॉलिटिकल कॉज देख लेते हैं पहले, कॉन्सिक्वेंस। गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म लॉट ऑफ वेलफेयर फंक्शंस। यहाँ पे लिखा है लॉट ऑफ, ये नहीं लिखा है कि बिल्कुल नहीं करती है। उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं, ठीक। हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मिनिमलिस्ट स्टेट, कम से कम करती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में पहला पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में, क्यों, इसका मतलब क्या है मिनिमल स्टेट का? मींस गवर्नमेंट वुड मेयरली रेगुलेट द कंपटीशन, गिव ऑल द वर्क्स टू प्राइवेट कंपनीज, एंड दिस विल लेड टू प्राइवेट सेक्टर का बूम होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर का इंपॉर्टेंस डे बाय डे अपने आप कम हो जाएगा। तो या तो इंडिविजुअल कोई होगा या तो कोई कंपनी होगी जिसको काम दिया जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज भी होता है, ठीक है। मेट्रो का काम ज़्यादातर एल&टी ने लिया है, लार्सन एंड टार्बो, ठीक। मेट्रो की बात की जाए या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ये बहुत बड़ी कंपनी है। प्रतिभा जीवी भी है, थी मतलब, अब तो ज़्यादा उसका बोलबाल रहा नहीं है। तो बाहर के चीज़ों से रिलायंस हो गया, ये क्या पार्टनरशिप कर लेते हैं, और उस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो मिनिमलिस्ट स्टेट के अंडर आ जाता है। कि गवर्नमेंट के पास पैसा है ऐसा बात नहीं है। 10th पे भी हमने पढ़ा था कि अगर पुल बनाना होगा, रेलवे ट्रैक बिछाना होगा, तो ये प्राइवेट हैंड की बस की बात नहीं है। वो तो उतना कलेक्शन गवर्नमेंट के पास ही रहता है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें फंक्शंस करती है वो प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल, वो दोनों हो सकती हैं, ठीक। ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि प्राइवेट सेक्टर ऊपर जा रहा है और पब्लिक सेक्टर थोड़ा सा नीचे कर रहा है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और काम भी ऐसे ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर पावरफुल। हाउ? दे आर एबल टू कंट्रोल एंड मॉनिटर, देख सकती है, कंट्रोल कर सकती है एक्टिविटीज ऑफ द सिटीजन्स वेरी एफेक्टिवली, जो कि हम अभी भी देख रहे हैं। दिल्ली मॉडल ही देख लेते हैं, तो जहाँ जहाँ सीसीटीवी है, एक बहुत बड़े ब्रांड का स्लोगन भी है, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो उसको भी अगर हम देखते हैं तो आपकी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो वो ऐसे भी एक तरीके से काम कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है जिसको मिस करना ही नहीं है, वो गवर्नमेंट सेक्टर का रिड्यूसिंग फीचर और प्राइवेट हैंड्स का अपर फीचर है, ठीक। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल क्रॉस द बॉर्डर्स। ये इकोनॉमिक का डेफिनेशन है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, कैपिटल का फ्लो होगा। कैपिटल मैं बता चुका हूँ, इनिशियली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भले अलग हो, बट कैपिटल या कैपिटलिस्ट की जब शुरुआत हुई है उसका बेसिक सा मतलब है कि एक जगह का पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर नहीं, ठीक है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े वो इन्वेस्टर्स हैं आज के ज़माने में, वॉरेन बफेट हो या फिर बिल गेट्स हो या कोई भी हो, वो अपने ऊपर पहले खर्च नहीं करते हैं, पहले अपने इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं, अपना कैपिटल और एसेट जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये रिच डैड पुअर डैड और वॉरेन बफेट पे ऐसी बहुत सारी किताबें भी हैं, चाहे एलन मस्क भी हो क्यों ना हो, ये लोग पहले अपने ऊपर खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, रीडिंग हो गया और कोई अच्छी हैबिट हो गई। बट इंडिया में उल्टा है, या इंडिया में क्या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में उल्टा है, वो पहले अपने ऊपर खर्च करेंगे। थोड़ा पैसा आया, स्कॉर्पियो ले ली,
थोड़ा और पैसा आया, जमीन ले ली। जमीन एक एसेट है, बट वो तब एसेट नहीं है जब आपने मकान बनाया और रहने लगे, भव्य मकान, क्योंकि उसमें से एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, वो लाइबिलिटी ही है एक तरीके से। तो विदेशी लोग चाहते हैं कि मकान बनवाओ फिर वो रेंट पे उठा दो, वो एसेट है। फिर हमारी स्पिरिचुअल बिलीव हो जाती है कि कहाँ लेके जाओगे पैसा। सिकंदर का हाथ भी जब गया तो खाली था। आ जाओ वापस आ जाओ। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैज अडॉप्टेड सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक ही हैं इकोनॉमिक, जो हमने पढ़ा था OECD में टर्म 1, ठीक है। बट या ओपेक पढ़ा था हमने, बट इसके आउटकम अलग अलग है अलग अलग कंट्रीज में। किसके अकॉर्डिंग? हाउएवर स्मॉल कंट्रीज विद स्मॉल नंबर ऑफ पीपल गेन्ड अ लॉट, ज्यादा फायदा हुआ इनको। बट others have become poor and income inequalities have increased। तो यहीं से डायलॉग निकल के है कि अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, दिस इनकम इनइक्वालिटीज की वजह से। इधर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के सिलसिले में माने तो ये स्टोरी है। बट अगर हम शर्मा जी को सुने, जो उनके लेक्चर्स होते हैं, सोनू शर्मा, तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि आदमी जो है अपनी औकात के हिसाब से कमाता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनकम इनइक्वालिटीज हो। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है और किसी की 1 लाख उसी कंपनी में है, तो ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपका उससे लेवल कम है, तो लेवल अप करिए उससे। नेक्स्ट, सम कंट्रीज हैव डिस्क्राइब्ड रीकॉलोनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है रीकॉलोनाइजेशन। से पहले जानना जरूरी है कि कॉलोनाइजेशन क्या है, और कॉलोनाइजेशन से जानने से पहले जरूरी है इंपीरियलिज्म क्या है। तो इंपीरियलिज्म जो है उसका बेसिक सा मतलब है कि अपनी बाउंड्री से बाहर जाके किसी भी देश का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उस पर हिट करना या उसको कंट्रोल करना, ठीक, अपनी पावर के साथ। ये हो गया इंपीरियलिज्म। जिस प्रोसेस से आप करेंगे वो 2 प्रोसेस है, या तो मिलिट्री करेंगे, घुसना है, मारना और कब्जा करना है, या तो कॉलोनी बना के करेंगे। ये थोड़ा इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक। कॉलोनीज बनाएंगे आप, वहाँ की पहले इकोनॉमिक अपना एक्सपेंशन करेंगे, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेशन करेंगे, तो इसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक। तो लोगों को लग रहा था, और कॉलोनाइजेशन मतलब होता है कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंस किसी भी चीज़ को लेके, ठीक, वो कॉलोनी होती है उसकी। बट जैसे ही सब वर्ल्ड में एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये मुद्दा उठाया गया कि ये एक तरीके का रीकॉलोनाइजेशन है, वापस से कॉलोनीज बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि तुम जो पैसा बांट रहे हो, तुम जो स्ट्रक्चर ले रहे हो, तुम जो रिसोर्सेज ले रहे हो, वो ज़्यादातर कंट्रोल कर रहा है पुअर कंट्रीज या फिर लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को, या लीस्ट डेवलप कंट्री, LDC, जो हमने टर्म 1 में पढ़ा था। Many people and supporters of globalization believe that it has increased the interdependence and integration, ठीक। इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से रिकॉग्नाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और जोड़ा भी जा रहा है। ये भी लाइन आ सकती है डायरेक्ट, बट नो पॉइंट टू अपोज इट। किसको अपोज ना करने की बात हो रही है? ग्लोबलाइजेशन को। गवर्नमेंट कंट्रोल वुड नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट। गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रही है, और ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ कह दिया, ये सिर्फ ये स्टेटमेंट सोशलिस्ट के अगेंस्ट बोला गया है, क्योंकि वहाँ क्या है, स्टेट कंट्रोल करेगा। और कहाँ स्टेट कंट्रोल नहीं करेगा? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में। तो ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का ताना है सोशलिस्ट को। इसलिए लिखा है कि गवर्नमेंट कंट्रोल वुड नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट। और हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं बड़े बड़े। USSR शॉक थेरेपी, लुट गए, और चाइना जिसको करना पड़ा ओपन डोर पॉलिसी, नहीं तो वो भी लुट जाते। तो कैपिटल की जरूरत पड़ी, स्टेट सब कुछ नहीं कर सकता। इट वुड लेड टू करप्शन, ये हमने चाइना में भी देखा था। डिलेज, काम में देरी, ये हो जाएगा। इट्स बेटर टू गिव मोस्ट ऑफ द वर्क टू प्राइवेट सेक्टर। तो इससे अच्छा है कि प्राइवेट के हाथ में दे दो सब कुछ और काम फटाफट हो जाएगा। और देखा भी हमने, जैसे कि मैंने बताया, लार्सन एंड टर्बो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है,
मेट्रोज बहुत ज़्यादा उसके ही हाथ में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल, अनस्टॉपेबल, इसको रोका नहीं जा सकता, ठीक। सो इट्स बेटर टू बी पार्टिसिपेट इन इट एंड ट्राई टू मेक बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है, इंस्टेड अपोजिंग। चलो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। यूट्यूब है जिसमें आप हमें देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया का नहीं है, अमेरिका का है, ठीक। तो अगर हम इसको ग्लोबलाइजेशन की देन माने एक मिनट के लिए, तो दो लोग हैं, एक वो जो कंटेंट अपलोड करते हैं और दूसरे वो जो कंटेंट देखते हैं, बेसिकली कंज्यूमर्स हैं। तो जो कंज्यूमर्स हैं और जो कंटेंट है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये एजुकेशनल कंटेंट है, कोई ऐसे कंटेंट भी हो सकते हैं, मतलब डायरेक्टली बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखे हैं। कोशिश तो उनको भी देखने की होती है, आप दोनों को देख सकते हैं। आप गेमिंग वीडियो देख सकते हैं, ट्रोलिंग वीडियोस देख सकते हैं, जो जिनमें अब्यूसिव और फाउल लैंग्वेजेस यूज होते हैं, सारे कंटेंट अवेलेबल है। तो एक नेगेटिव धारा भी है और एक पॉजिटिव धारा भी है। आप देख के फायदा किस चीज का उठाना चाहते हैं वो बात है। किस चीज में पार्टिसिपेशन है आपका, किस कंटेंट में पार्टिसिपेशन है। अच्छे कंटेंट में पार्टिसिपेशन है तो आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि ये तो रहेगा, ये नहीं जाने वाला। और अगर बुरे में ले रहे हैं और फिर आप अपोज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे माँ बाप कहते भी हैं, मासूम है इसलिए कहते हैं, रिश्तेदार भी मासूम होते हैं, कि सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, लैपटॉप में लगे रहते हैं, घुस जाओ उसमें और पता नहीं क्या सीखते हैं। इतना तो हमने नहीं सीखा आज तक, दुनिया में जब चलोगे तब सीखोगे, उस डिब्बे से क्या सीखोगे, वो सब सही है, बट डिपेंड करता है कि आप देख क्या रहे हैं। और आप गलत चीज़ देखते हुए पकड़े जा रहे हैं, गलत चीज़ देख रहे हैं, तो आपका अपोज होगा, और आपका अपोज नहीं होगा, बेसिकली टेक्नोलॉजी का अपोज होगा। तो हर एक चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, डिपेंड करता है कि हम उसे कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कल्चरल कॉन्सिक्वेंस। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं इसको, बिना हमारे मोहब्बत से किसी को अपना बना लेना, ठीक है। या एक और लाइन है कि या तो तुम मेरे हो जाओ या मुझे अपना बना लो, तो ये सॉफ्ट पावर है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू यूनिफॉर्म कल्चर एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है वो देख लेते हैं। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टेंड टू बिहेव सिमिलरली इन कल्चरल मैटर्स, दिस इज होमोजेनाइजेशन, मिक्सअप ऑफ मेनी थिंग्स, नहीं नॉट मिक्सअप, एक ही जैसे दिखते होंगे, होमो मीन्स वन। मोस्ट ऑफ द कल्चर कॉपीड बाय यंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आज से नहीं है। हम बैकग्राउंड में देखते हैं तो जो मुगल्स आए और जो उन्होंने वो चार तस्लीम और पाबोज और वो सब कराना शुरू किया, तो वो भी लेके आए थे ईरान से, ठीक है। यही कॉपी हुआ जो वहाँ के, मतलब इंडिया के छोटे छोटे स्टेट्स थे, स्टेट्स मतलब प्रिंसली स्टेट्स टाइप, उन्होंने भी अपने यहाँ कॉपी करना शुरू किया। और बहुत बेसिक सी बात, हर ऊपर वाला तबका जो है वो अपने ऊपर वाले को, और उनके नीचे वाला तबका जो है वो उनको कॉपी करने की कोशिश हमेशा करता है। आसपास देखोगे तो देखने को मिलेगा। एक समुदाय अगर मान लेते हैं हुक्का पीता है, उनके कल्चर में है, तो तुमको दिखेगा कि दूर दराज कहीं भी बस्ती में भी एक आदमी हुक्का को उड़ा रहा होगा। उसका कल्चर नहीं है, बट उनका इंटरेक्शन उनके साथ रहा होगा कभी, तो वो साहब को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। मान लिया जो डीएम के चपरासी क्लर्क हैं, वो इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कभी कभी खुद डीएम हो जाते हैं, मतलब लिमिट क्रॉस, ये गलत है। तो ये होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया तो वर्ल्ड में लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया कि वो अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं। यूएसएसआर में यहाँ पंगा हो गया था, जो हमने टर्म 1 में देखा कि हम तो भाई वही करेंगे, जीन्स पहनेंगे, जो हमारा कल्चर नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, दिक्कत क्या है पहनने में, ठीक है। हेंस वर्ल्ड इज लूजिंग इट्स रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी। आप जब दूसरे को कॉपी करते हो तो आप खुद का ओरिजिनल वर्जन खो देते हो, ठीक। द पॉपुलैरिटी ऑफ बर्गर, पेप्सी, कोक, ब्लू जीन्स, हॉलीवुड मूवीज, एमबीए करने का शौक बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे।
ये सब उधर की ही देन है। गलत है सही है इस पर नहीं जाऊँगा मैं, बट हाँ इसका एग्जाम्पल एक याद आया तो बता देता हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे केसेस भी मिले हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ऐसा केस मिला है कि एक लड़का है जो लैपटॉप और मैगी के बिना जी नहीं सकता। तो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया वो कि जब उसको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे, तो उनकी हिस्ट्री भी नहीं पता थी डॉक्टर्स को। तो माँ बाप से पता चला ये एक तरीके से मैगी मैनियाक है, उसको चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके, नहीं तो वो अपना टेम्पर लूज करने लगता है। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदत ख़राब है, बट नहीं होनी चाहिए कि खाना खाने के बाद भैया कोका कोला तो चाहिए भैया, ठीक है, ठंड में ठंडा पानी तो भैया चाहिए चाहिए। और उसके बाद या तो उनका हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या वो डायबिटिक हो जाते हैं, ठीक है। ये रीज़न्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। कभी भी अपना आसपास देखोगे तो बड़े बड़े जो होटल्स हैं, अब तो जोमेटो सर्विसेज भी हैं, तो ऑर्डर लेने के बाद मैकडी हो गया, ये सब जितने भी आउटलेट्स हैं वो हमेशा पूछते हैं कि कोई बेवरेज चाहिए आपको। ये बेवरेज ले डूबता है आदमी को। कंट्रोल वे में किया जाए तो सब सही है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल और शुगर जो कंटेन करते हैं। एक और नया चस्का चढ़ा है आजकल की जनरेशन में, स्टिंग पीने का। खराब नहीं है, कंपनी अपनी खराब नहीं होती, सब सही है। इसने ऐड क्या दे दिया कि लड़का लड़की को कंधे बिठा के और बिल्कुल तीव्र स्थिति में जाके ऊपर पहुंच चुका है। एक तो इस रीजन से लोग पी लेते हैं, और नीचे लिख के आ रहा है कि ऐड के लिए है, कमर्शलाइजेशन के लिए। दूसरा एक और चीज़ है, हाँ तुम पर्सनल एक्सपीरियंस ही मान लो कि इसको पीने के बाद होंठ गुलाबी हो जाते हैं, तो वो उधर भी काम आते हैं और सिगरेट को छुपाने में भी काम आते हैं कि सिगरेट पीते हो क्या। तो इसका सोल्यूशन निकल आया है स्ट्रिंग में, जो कि मैंने लोगों से बात करके पता चला कि ये रीजंस हैं इसके। बट ये जब पीछे पढ़ोगे तो बहुत केमिकली मतलब फुलफिल्ड है ये। एक साल में लोगों को शुगर होनी होनी है, डायबिटिक होनी ही होनी है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होनी होनी है। खैर, तो कुछ चीज़ें इसकी नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। हॉलीवुड, जैसे कि हमने अभी चैप्टर के इनिशियल में भी है, आ जाएगा स्क्रीन पे, कि हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर्ड होके, शब्द लिखा है इंस्पायर्ड, कॉपीड नहीं लिखा हुआ है, हो गए यहाँ पे हिंदुस्तान में पिक्चर भी बनाई गई, बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, और हमारे बहुत सारे लिरिसिस्ट पे आरोप लगते रहते हैं, चाहे वो प्रीतम दा हो चाहे अनु मलिक हो, ठीक, कि उन्होंने धुन चुराई है कहीं ना कहीं से। आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, दिस इज होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट, इन्हीं डिमांड्स को मैकडोनाइजेशन बोलते हैं। मैकडोनल्ड्स है ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड मैकडी पे चल रहा है। इनकी एडवर्टीजमेंट कमाल की होती है, तो जो उसमें पिक्चर में भी है कि स्ट्रीट में जो वो है जेब्रा क्रॉसिंग, उसका कलर चेंज कर दिए गए, और वहाँ पे इन्होंने जो अपने फिंगर चिप्स हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज टाइप के कुछ होते हैं वो डाल रखे हैं, तो वो स्ट्रिप हो गया और आगे लिखा है मैकडी, मैकडी का सिंबल है। तो आगे दिन में कितनी बार निकलेगा वो देखेगा जरूर, और फिर वो सोचेगा यार देखते ही है क्या। दिस ऑल्सो लेड टू कल्चरल हेट्रोनाइजेशन। हेट्रोजेनाइजेशन क्या हो सकता है कि बहुत सारे कल्चर को मिक्स कर देना है। हेट्रो मीन्स मैनी, होमो मीन्स वन, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये एग्जांपल देखने को मिलता है कि जो डोसा है वो मसाला डोसा हो गया। ध्यान से, डोसा था पहले, साउथ मसाला डोसा हो गया, ठीक है, मिक्सअप, क्योंकि नॉर्थ में भी चल जाएगा और साउथ में तो चल ही रहा है। कुर्ता विद जीन्स एटसेट्रा, ये कल्चर्स, ठीक है। ऑल्सो ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिस्टिंक्टिव एंड डिफरेंट, क्योंकि जब आप अपने में ही कल्चर नया क्रिएट करते हैं और वापस से अपना कल्चर लेके आना पड़ता है, उसको जो मिक्स करते हैं जिसको हेट्रोजेनाइजेशन कहते हैं, तो एक डिस्टिंक्टिव कल्चर निकल के आता है, जो देखने को मिलता है। तो अगर हेट्रोजेनाइजेशन का हम एग्जांपल लें तो एक बहुत फेमस सॉन्ग भी है कि मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, और सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन होमो हेट्रोजेनाइजेशन, नया कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर, कि अंदर से तो हम इंडियन है, ये कल्चर ये हो गया, और बाकी देश के कल्चर्स ये सॉफ्ट पावर में आ सकता है। ये राज कपूर जी का बहुत अच्छा इमेजिनेशन है,
जिसने भी लिखा हो, मुझे भी राइटर याद नहीं है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेटेरोजेनाइजेशन का। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म सिंस 1956। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जान लो, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की और हमको दिया है। अभी मैंने बताया ना कि हमको सीखते हैं बड़े लोगों से। इसमें होता क्या है, हाई टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन दोज गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मेरा अपना आदमी बना रहा है, मतलब कि जो डोमेस्टिक गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हम सेब बना रहे हैं तो बाहर से जो सेब आएगा वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देंगे। नहीं लगाएंगे तो डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी वहाँ की, और देश का पैसा उधर जाएगा। दूसरा, यहाँ की गोभी सस्ती होगी, बाहर की ब्रोकली महंगी होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। और इस वाले बजट में भी सीता जो रमन जी हैं, उन्होंने यही चीज़ मेंशन की है कि कुछ जो प्रोडक्ट लोकल बनते हैं कर्नाटका में, केरला में, उनको प्रमोट करने के लिए ज्वेलरीज बनती हैं बेसिकली, उनको प्रमोट करने के लिए हमने जो चाइना से आती हैं जो आर्टिफिशियल्स, जो जंक ज्वेलरीज जो आती हैं वो महंगी कर दी है और 15 से 20% इंक्रीज कर दिया इम्पोर्ट ड्यूटी। दिस वॉज डन सो दैट इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप एंड दे गेट अ सॉलिड फाउंडेशन इन इंडियन इकोनॉमी। अपने आप को वो एक तरीके से उनका बेस बन सके, मजबूती आ सके और इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिल सके, इसलिए हमने ऐसा किया था। कोई नई बात नहीं है। 1956 अगर याद आएगा टर्म 1 में, तो 1944 में बॉम्बे प्लान हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का तभी भविष्य तय हो गया था कि करना क्या है। हम मिक्स इकोनॉमी अपनाएंगे बट आपको भी छोड़ेंगे नहीं, और इस समय चल रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, दिस पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म was continued till 1991. In 1991, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ LPG। देश की हालत बहुत खराब थी और हमें एक तरीके से लिबरल होना पड़ा इकोनॉमी में। देन किसकी है? मनमोहन सिंह साहब की, क्योंकि उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स लेस रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गवर्नमेंट वुड रिमूव ऑल द कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस एंड लाइसेंस पॉलिसीज, क्योंकि उस समय लाइसेंस राज चल रहा था। दूरदर्शन आता था टीवी पे, और इसके आने के बाद बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हो गए। वो जो डिश चलती थी ना कि आ नहीं रही आज, वो छतरी में चेंज हो गया। प्राइवेटाइजेशन क्या है? मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस इज टू बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर्स, जो हमने पहले पढ़ा कि हर चीज प्राइवेट हाथों में दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन means government would encourage exports and imports so that economy could integrate। कुछ हमसे लो, कुछ अपना दो, तो इकोनॉमी में पैसे लेना देने वाली बात नहीं चल रही है। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। लास्ट टॉपिक बचा है कि रेजिस्ट क्यों करते हैं लोग, या इंडिया ने रेजिस्ट क्यों किया ग्लोबलाइजेशन। लास्ट रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन आता है 4 मार्क्स का, नहीं तो लिख के आएगा नेगेटिव आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन 4 मार्क्स का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वुड मेक रिच मोर रिचर एंड पुअर मोर पुअर। ये इस पे एलिगेशन है, कैसा होता होगा? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉम्पिटिशन लेड टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस और एक्सप्लॉयटेशन। ये इतना ज़्यादा होता है क्योंकि लोग जब कंपटीशन में कूदते हैं तो ये देखते ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, और कैपिटलिस्ट का तो नेचर ही है टू मेक प्रॉफिट। C इज इक्वल्स टू P, कैपिटलिज्म इज इक्वल्स टू मेकिंग प्रॉफिट। तो वर्ल्ड सोशल फोरम बना, जिसका मतलब क्या है? इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ NGOs, इन्वायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंट बचाएंगे, हु आर अपोज टू ग्लोबलाइजेशन। इनका कहना था कि नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, फिर ह्यूमन राइट्स वाले कूद गए, लेबर और यूथ एक्टिविस्ट कूद गए, वुमेन एक्टिविस्ट कूदने लगी, हु आर अपोज टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। अब हमने कॉलोनियल पढ़ लिया था, ये न्यू लिबरल है, नए तरीके की छूट तो है बट है तो कॉलोनी, तो उसमें भी इस तरीके से पैटर्न दिया जाए तो कि लोगों के बीच में इक्वालिटी हो, ऐसा ना हो। ठीक, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम conducts its meeting in different parts of the world. Fourth meeting of WSF was conducted in 2004 in Bombay.
It tries to create awareness about the negative outcome of globalization. चमत्कार देखो एक ध्यान से, गांधी जी भी कहते थे और ऐसा बिल्कुल सत्य है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसे के नहीं चल सकता, फंडिंग के चल ही नहीं सकता। वर्ल्ड सोशल फोरम, और वर्ल्ड में हर जगह मीटिंग भी करनी है, फिर ये बॉम्बे में भी आ गए, इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। और वो जनरेट कहाँ से होगा? या तो गवर्नमेंट दे रही है, या कोई इंडिविजुअल या कैपिटलिस्ट। ठीक, तो अपने ही बारे में माना कि ये गलत चीज़ें एक तरीके से सपोज कर रहे हैं जो गलत हो रही हैं, बट फंडिंग भी तो वहीं से आ रही है, शब्द भी तो उधर ही से हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं 1992 का जो स्कैम पे मूवी है, उसमें हर्षद मेहता पेपर में छपवाते हैं कि हर्षद इज़ अ फ्रॉड क्वेश्चन मार्क, और न्यूज़पेपर इतना बिकता है कि बाद में पता चलता है कि नहीं, फ्रॉड नहीं है, एक्सप्लेनेशन है कि वो फ्रॉड क्यों नहीं है। बट जो हेडलाइन है वो बड़ी कमाल की, जैसा कि मैंने बताया भी कि आउटकम नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम ध्यान से देखा जाए तो एक आदमी अच्छी बातें कर रहा है, सत्संग मान लो, कोई सूफी संत है, वो अपना सरमन डिलीवर कर रहे हैं, उसके व्यूज़ आते हैं के में, 10K 20K, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50K। बट जैसे ही थंबनेल किसी ने देखा कि भाभी और देवर के संबंध, यहाँ आता 1 मिलियन व्यूज़, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, ये हमारी पहचान है। तो दोनों चीज़ें हैं, अपोज करना भी ठीक है, बट देखो तो कि तुम क्या कर रहे हो उस चीज़ को लेके। तो खैर, ये है रेजिस्टेंस ग्लोबलाइजेशन या फिर नेगेटिव आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 4 मार्क्स का आता ही आता है, और इसके पहले कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, कोई भी। तो कुछ पॉइंट्स अगर छूट भी रहे हो 6 मार्क्स में, तो किसी और पॉइंट को हम यहाँ पे कोरिलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये था ग्लोबलाइजेशन। पूरा जितना पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है टर्म 2 के हिसाब से। अब हम हिस्ट्री की तरफ अपना रुख करेंगे, या फिर अपना जो शिप है वो बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट जितने भी आने वाले जो वीडियोस रहेंगे, सीरीज़ रहेगी, वो हिस्ट्री पे रहेगी टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उनका। ठीक, ये था पॉलिटिकल साइंस का सफ़र, जो कि वापस से शुरू होगा एग्ज़ाम आने से पहले। लाइव सेशंस में सारे डाउट्स ले लिए जाएंगे जो भी होंगे, जो मेरी कोशिश यही रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही है, शायद सब कुछ कवर हो गया हो, और नहीं हुआ होगा तो हम बाकी में डिस्कस कर लेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 टर्म 2 एंड चैप्टर जितने भी थे सारे कवर हो चुके हैं।